सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर अभिषेक। आप सबका वेलकम करते हैं आर्यंस डिजिटल कंटेंट पर। आज जिस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं, जिस यूनिट को हम शुरू कर रहे हैं बेटा, उस चैप्टर या उस यूनिट का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, इनमें भी थोड़े थोड़े लेवल पे सीखा है। हमें ये पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपके पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। और इसको हम याद रखने के लिए किसका क्या लिख सकते हैं? भगवान। अब ये भगवान क्या है भाई? भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आसे अग्नि और नैसे नीर। यही 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इन क्लास 11th हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, थर्मल एनर्जी क्या होती है, मेज़रमेंट कैसे करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास केवल गैसियस स्टेट डिटेल में और बेसिक सा लिक्विड स्टेट है। सॉलिड स्टेट 12th क्लास में आता है और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब फिजिक्स कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ सीखते हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं रहता। इस चैप्टर का कंटेंट बेस अगर हम देखें तो हमें बेसिक सा इंट्रोडक्शन सीखना है, जो हम यही सीख लेंगे कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर, ठीक है। सॉलिड मेल्ट होते हैं, लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाते हैं, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। ये बेसिक सा पॉइंट है। सॉलिड है, उनकी स्पेसिफिक शेप, साइज़, वॉल्यूम वगैरह होती है डेफिनेट, और जो लिक्विड है उसके लिए डेफिनेट शेप नहीं होती, वॉल्यूम डेफिनेट रहती है, और गैस के लिए दोनों ही चीज़ें डेफिनेट नहीं रहती हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं। उसके बाद हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सीखना है, थर्मल एनर्जी के कंसेप्ट को सीखना है, मेज़रमेंट्स। मेज़रमेंट में हमें क्या देखना है बेटा? मेज़रमेंट में हमें देखना है कि किस तरीके से हम वॉल्यूम की वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग यूनिट में, कैसे हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। गैसियस लॉ, यहाँ से मेन आर्टिकल स्टार्ट होता है बेटा, गैसियस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर एक आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं KTG। फिर एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कर्व है बेसिकली। फिर रियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, नॉर्मल सा एक आर्टिकल। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिक्विड की हमारे सिलेबस में है। लेट्स स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विद फर्स्ट ऑफ ऑल with our first article, and that is nothing but our intermolecular forces. तो intermolecular forces क्या होंगे? The force between two molecules, the force which exists between two molecules, opposite charge which hold the atom together is basically covalent bond, but the intermolecular forces are weak in nature. जो intermolecular force है बेटा ये weak है। और हमारे सिलेबस में कितनी intermolecular forces हैं? टोटल 4, 3 + 1 के कॉम्बिनेशन के साथ। सबसे पहले आता है बेटा डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्स क्या होती है? बहुत एक्सटेंसिवली वीक फोर्सेस हैं। एक्सटेंसिवली वीक फोर्सेस हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, नोबल गैसेस का यूज कर सकते हैं, उनमें होती है H2, Cl2, He, Ne, बहुत वीक होती है। एक टेम्परेरी सा डाइपोल बनता है बहुत कम समय के लिए, 10⁻⁻⁶ सेकंड के आसपास के टाइम के लिए आपका टेम्परेरी डाइपोल बनता है। इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी कहा जाता है क्योंकि एट ए इंस्टेंट बनता है। जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था बेटा, उनका नाम लंदन था, तो इसको लंदन फोर्स, फ्रिट्ज लंदन उनका नाम था, तो लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब इस समझते हैं कि ये डिस्पर्जन फोर्स होती क्या है। लेट्स से हमारे पास 2 एटम है जिनके अंदर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनका न्यूक्लियस लगा दिया मैंने, A और B। जैसे ही थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन आएगा या डिस्टर्ब हो जाएंगी चीज़ें, वैसे ही ये जो स्फीयर है ये इस तरीके से अपने आप को पोलराइज कर लेगा। तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। और ये जो आप डॉटेड देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ इंटरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट। और कितनी होगी? ये जो इंटरेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁶ के, मतलब रेडियस के 6th पावर के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल होती है। आगे अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ जाएगा तो डिस्टॉर्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एन-पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन है, तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है सरफेस एरिया विल डिक्रीज, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। सेकेंड इंटरेक्शन आती है बेटा डाइपोल डाइपोल, इसको कीजम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर भी पार्शियल चार्ज जनरेट होता है। ये लंदन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो नॉर्मल आयनिक अट्रैक्शंस होते हैं उनसे वीक है। ओरिएंटेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है। मतलब एक डाइपोल है हमारे पास जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एक डाइपोल ये रहा और एक डाइपोल ये रहा, तो इसके पास चार्ज है। अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है इसके पास कौन आना पसंद करेगा, ये H पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करने लग जाए बेटा, अट्रैक्ट करने लग जाए। और इसके लिए जो इंटरेक्शन की वैल्यू है वो होती है 1/r⁴, r क्यूब के बराबर। वहाँ r⁴ थी रेसिप्रोकल में, यहाँ r⁴ होती है रेसिप्रोकल में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मतलब एक तो डाइपोल है लेकिन एक डाइपोल नहीं है, यानी कि एक नॉन पोलर एंटिटी है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा उसको कहेंगे इंडक्शन इफेक्ट। इसका मतलब क्या कि एक चार्ज कैरियर की वजह से दूसरे के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाए। ध्यान से देखो, ए और बी, एक पॉजिटिव नेगेटिव, मैं HCl का एग्जांपल ले लेता हूँ, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही एक पोलर मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव में हल्का सा ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ तो वो अप्रोच करेगा उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, और उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक टाइम के लिए मोमेंटरली, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए चार्ज जनरेट कर देगा, उसके अंदर इंटरेक्शन हो जाएगी। हालांकि ये भी कितनी होती है, r⁶ रेशो के अंदर, मतलब रेसिप्रोकल की फॉर्म में। तो ये कहलाता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड एक एडिशनल बॉन्ड है जो हाइड्रोजन का बनता है, किसके साथ, एक स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसके साथ बनेगा। ये 2 टाइप्स का है बच्चे। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एक इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे अगर मैं कहूँ HF है, HF अलग अलग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर कोई बॉन्डिंग आ जाती है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं HF और लिख देता हूँ इसको, ये एडिशनल बॉन्ड क्या कहलाएगा मेरा, इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर मुझे इंट्रामॉलिक्यूलर करना है तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ मेरा। ये मैंने बेंजीन बनाई, यहाँ मैंने NO2 लगाया और यहाँ मैंने OH लगाया। तो ये जो OH के साथ जो H है ये इंटरेक्ट कर लेगा इस एक ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ नहीं, एक के साथ, तो विद इन द मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। बिटवीन 2 मॉलिक्यूल बनता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमने सीखी है थोड़ी बहुत 4th चैप्टर के अंदर। जो आइस होती है वो आपका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से वो तैरता है पानी के अंदर। ये हमने बेसिक से पॉइंट यहाँ पर सीखे थे। तो ये इंटरेक्शन का पॉइंट था बेटा। नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकल ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। वेयर इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? द कॉम्पिटिशन बिटवीन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी है वो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग चलती है। जैसे गैस है, गैस के अंदर वो बहुत वीक होती है, ठीक है, गैस में बहुत वीक होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, मोशन, तो हमें ये पता है कि सॉलिड में सबसे कम मोशन होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा मोशन होगा और गैस में सबसे ज़्यादा मोशन होगा। तो यहाँ हमने थर्मल एनर्जी के बारे में सीखा। और किस चीज़ के बारे में सीखा बेटा? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी। 2 मॉलिक्यूल आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जी। तो जो पार्टिकल बिल्कुल पास क्लोज हैं तो उनकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और पार्टिकल दूर होते चले जाएंगे तो उनकी मॉलिक्यूलर एनर्जी कम हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है और थर्मल एनर्जी जो है वो एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। एक बाइंड रहना सिखाता है, एक मोशन करना सिखाता है। और ये जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन जो गैस में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन, और नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो ये कंसेप्ट आता है बेटा थर्मल एनर्जी के लिए और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी के लिए। दिस चैप्टर इज वेरी मच इजी। इट्स वेरी इजी चैप्टर, और बहुत क्लियर कट सीधी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। हमारा अब आर्टिकल जो आता है वो आता है मेजरमेंट्स का। अलग अलग चीज़ों की मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से मेजर कर लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम को मेजर करना चाहें गैस की तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm क्यूब, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब, इस फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हम बात करें
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हमें ये पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो सकती है। Hg की टर्म्स के अंदर भी लेते हैं क्योंकि बैरोमीटर में Hg लिया जाता है, एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस और काफ़ी डेंस होता है। तो अगर हम उस टर्म के अंदर ले जाएं तो ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा बेटा, 760 mm ऑफ Hg के बराबर या 760 टॉर। ये टॉर, ये mm ऑफ Hg, ये ATM, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये सभी किसकी यूनिट है, प्रेशर की। बस वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और विच इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, उसको और ओपन अप करके लिखोगे तो ये वैल्यू आती है। 1 बार किसके बराबर है, 10⁵ पास्कल के। 1 ATM को अगर मैं बार में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, 1 ATM के साथ अगर मैं बार के अंदर चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी 1.01325 बार, यानी कि 1 ATM मेरा 1.01325 बार के बराबर होगा। दैट सेड व्हाट कि 1 बार की वैल्यू लगभग 0.987 मान लीजिए, तो 0.987 ATM के आसपास आएगी। मैं ये वैल्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, सर आपका मन कर रहा है? नहीं मन नहीं कर रहा है। जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सीखेंगे अगली सीरीज़ में तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर ATM में है, हमें किसी में कन्वर्ट करना है, बार में कन्वर्ट करना है, टॉर में कन्वर्ट करना है, mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल हमें पता है डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट होता है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। ये आपका होम टास्क है कि आपको ये चेक करना है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, ये आपको चेक करके बताना है। मैं आपको बताऊंगा STP के बारे में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर भी बोल सकते हैं, जो कितना होता है, टेम्परेचर की वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 1 ATM या 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर, ये पीछे हमने पढ़ा। और अगर मैं यहाँ पे SATP लगा दूँ तो इस A का मतलब होता है बेटा एम्बायंट। एम्बायंट का मतलब क्या होगा, वो कंडीशन जहाँ पर थोड़ी सी साइंटिफिक नेचर में चीज़ें स्टडी होती हैं, तो वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ नथिंग बट 298 केल्विन। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको, याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और 1 बार प्रेशर दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर। अब हमारा जो अगला आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है बच्चा, वो होता है यहाँ का मेन आर्टिकल, दैट इज गैस लॉज। तो हमारे पास काफ़ी सारे गैस के नियम हैं, गैस के लॉज हैं। ठीक है, गैस के लॉज जो हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बॉयल्स लॉ। यहाँ पर हमें अलग अलग लॉज पढ़ने हैं ताकि प्रेशर की, वॉल्यूम के, टेम्परेचर के रिलेशंस को हम सीख सकें। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ द गैस के। मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो V इज इक्वल्स टू K1/P। K1 क्या है, एक कांस्टेंट, K भी लिख सकते हो। तो क्या मैं PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर सकता हूँ, इस P को इधर ले जाके PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या मैं P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मान लो 2 गैसेज है मेरे पास, तो क्या मैं P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अगर मैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V का ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, इस तरीके से। और अगर मैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V में मैं केवल 1/V के रिलेशन में ग्राफ बनाना चाहूँ तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको मैंने A बोल दिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं PV और P के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाना चाहता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो वो आएगा बिल्कुल कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट जब होता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोथर्मल। ये अगले चैप्टर में भी आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, वो है एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एल्टीट्यूड सिकनेस का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है भाई। जब आप हाइट पे जाते हो, जब आप हाइट पर मूव करते हो तो आप सोच के बताइए सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? हेडेक हो जाएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है, काफ़ी सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार बहुत ज़्यादा हाइट पे चढ़ने पर। ऐसा क्यों होता है? इसको आंसर आपको ढूंढना है कि हाइट पे जाने पर, और रिलेशन यही है, प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन है, इसको आपको सर्च करना है। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद इसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरी जो भी वॉल्यूम है किसी भी गिवन मास ऑफ गैस की, मतलब मेरा मास फिक्स है और मेरी वॉल्यूम वो बढ़ेगी या कम होगी 1/273 किस चीज़ के, उसकी वॉल्यूम के। कब? जब मेरे पास 0 डिग्री टेम्परेचर और मैं उसके अंदर एक एक डिग्री या तो बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। वापस देखो, मेरे पास 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेरी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है गैस की जो गिवन है मास के साथ, वो इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगी 1/273। 1/273। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं VT अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी ओरिजिनल V0 प्लस 1/T/273। ये एक रिलेशन आ जाता है। और यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है ओके। ओके क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होती है? जब मेरे पास 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उसको मैं कहूंगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या कहूंगा बेटा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब अगर हम इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी पे आ जाएं तो देखो ध्यान से यार, होता क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बोलेंगे आइसोबार। टेम्परेचर कांस्टेंट था तो क्या बोला था? आइसोथर्म। यहाँ बोलेंगे इसको आइसोबार। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट लगा के हटाऊंगा तो मेरे पास जनरल आंसर क्या बन जाएगा? V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2 या फिर V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ये कहाँ काम आएंगे? जब मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। जब मुझे ये पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का रिलेशन है तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा भाई? स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन वैल्यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, हॉट एयर बलून्स का क्या कंसेप्ट होता है ये आपको सर्च करना है। ये चार्ल्स लॉ की सिग्निफिकेंस है, जो हॉट एयर बलून्स यूज किए जाते हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है ये आपको सर्च करना है। ये आपकी टास्क है, ये आपको सर्च करना है बेटा। थर्ड लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ। ये और भी आसान है। ये क्या कहता है कि भैया वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के। तो P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, P1/T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2/T2। और यहाँ पर अगर मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना है तो कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मेरा जो तीसरा काम है जो आपको करना है वो है, गर्मियों के अंदर जब हम साइकिल में हवा भरते हैं तो टायर कई बार बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। ऐसा काहे होता है? काहे होता है ये पता करके आप मेरे को बताओगे। नेक्स्ट इज अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया, तो V जो है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी जब प्रेशर भी कांस्टेंट होगा मेरा और मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए। तो दीज आर द बेसिक लॉज। अब यहाँ इस कंबाइंड लॉ से बढ़ने से पहले मैं एक स्लाइड को और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक क्या है देखते जाओ। देखना बेटा ध्यान से। मैं इस ट्रिक को बोलता हूं विनोद गुप्ता पीसी लेकर आए और उनको टीबी हो गई। ये ट्रिक है। विनोद गुप्ता पीसी लेकर आए और उनको टीबी हो गई। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि किस लॉ के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो किस लॉ में क्या कांस्टेंट है ये बताने के लिए ये ट्रिक है। जैसे वॉल्यूम किस लॉ में कांस्टेंट होगी? गे-लुसैक्स लॉ में। प्रेशर किस लॉ में कांस्टेंट होगा? चार्ल्स लॉ में। और टेम्परेचर किस लॉ में कांस्टेंट होगा? बॉयल्स लॉ में। तो ट्रिक क्या है? विनोद गुप्ता पीसी लाए, टीबी हो गई। विनोद गुप्ता जी जो हैं एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं नहीं जानता कौन है पर अच्छे इंसान हैं। तो जो विनोद गुप्ता हैं वो पीसी लेकर आ गए, पर्सनल कंप्यूटर, और उनको क्या हो गई भाई? टीबी हो गई। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चल गया कि जो गे-लुसैक्स लॉ है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो चार्ल्स लॉ हमने सीखा है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और जो बॉयल्स लॉ पढ़ा था हमने उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहीं पर ब्रीफ कर दूं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मेरे पास 3 रिलेशन आए हैं पिछले 3-4 लॉज से। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगली चीज़ पे बेटा, और वो अगली चीज़ क्या है हमारी, वो अगली चीज़ आती है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड आर्टिकल, एंड दैट इज नथिंग बट आवर कंबाइंड गैस लॉज, या मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो यार, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, होती तो ये है पी वी इज टू एन आर टी। आई कैसे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, बॉयल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अवोगाड्रो लॉ। इन तीनों इक्वेशन को मैंने एक साथ रख दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाई P, P को मैं ले गया इस तरफ, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। दुनिया में जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रकोप बढ़ता है, सुनो ध्यान से कान खोल के, ऐसा नहीं सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो कान खोल के, कि दुनिया में जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रकोप बढ़ता है तो उसको दूर करने के लिए एक कांस्टेंट अवतार लेता है। यहाँ किस कांस्टेंट ने अवतार लिया, R ने। उस R का क्या नाम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी 3 वैल्यूज होती हैं, पहली जूल के टर्म्स में, दूसरी लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म में, और तीसरी कैलोरी के टर्म्स में। हमारे काम की वैल्यू इस चैप्टर में ये वाली है भाई, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ध्यान से देखो हुआ क्या है, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT था, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ गया, हमने उसको रीअरेंज कर लिया, कुछ नहीं किया, केवल रीअरेंज कर लिया और इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल्स टू NRT। अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है, R की यूनिट निकालनी है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट पता है मुझे, टेम्परेचर की पता है, हमें याद रखनी है ये वाली बेटा, होती 3 है। ये फिजिक्स में यूज़ होगी, ये केमिस्ट्री में यूज़ होगी, लेकिन 12th क्लास में यूज़ होगी, और ये इसी क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए आगे अगर हम देखें थोड़ा सा आर्टिकल और है यार, डेंसिटी का, तो पी वी इज इक्वल्स टू NRT होता है, P इज इक्वल्स टू N बाई वी आर टी, P इज इक्वल्स टू मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, R इंटू T बाई इंटू V, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके भाई, अब मास इंटू वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, तो P इज इक्वल्स टू DRT बाई MM। इस MM को मैंने लिख दिया बड़ा M, मेरी मर्जी शो करने के लिए, मतलब बड़ा सा दिख जाएगा, तो बड़ा M किसके बराबर हो जाएगा, DRT अपॉन P के बराबर, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। क्लियर, ये आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था। अब हमारे पास एक और लॉ आता है, वो है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन क्या कहता है कि भैया ये बीकर है, इस बीकर में बहुत सारी गैस हैं, बहुत सारी गैस है, तो प्रेशर क्या होगा टोटल गैसेस का, मान लो 3 गैसेस हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 का प्रेशर प्लस P2 का प्रेशर प्लस 3 का प्रेशर, जितने भी होंगे उसके हिसाब से टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब इंडिविजुअल का प्रेशर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ें तो हमें ये चीज़ पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये दिमाग में रखना अभी थोड़ी देर के लिए, इसका यूज करेंगे। अब P1 इज इक्वल्स टू N1RT बाई V। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में लिखना चाहूँ, V को मैंने कांस्टेंट कर दिया, T को कांस्टेंट, R कांस्टेंट था ही, तो P2 क्या हो जाएगा, N2RT बाई V, P3 क्या होगा, N3RT बाई V। अब अगर मैं PT में इसको पुट कर दूँ तो PT क्या हो जाएगा, N1RTV, इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ तो N1 प्लस N2 प्लस N3, RT बाई V को मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस P1 के अपॉन में, इस P1 के अपॉन में PT कर रहा हूँ, ऑन डिवाइडिंग P1 बाय PT। तो P1 की वैल्यू देखो क्या लिखी हुई है, N1RT अपॉन V, और PT की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये वाली N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V। देखो क्या हो जाएगा, P1 बाई PT, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 RTV VRT, ये इससे कट गया, तो ये क्या आ चुका है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इस N1 प्लस N2 प्लस N3 को मैं N लिख सकता हूँ, तो अगर मैं इसकी जगह पर N लिख दूँ, N1 अपॉन N, तो वो किसके बराबर पीछे पढ़ा था मैंने, X1 के बराबर होता है। इसका मतलब इस पूरे को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, X1 के बराबर। तो P1 बाई PT इज इक्वल्स टू X1, और अगर मुझे P1 मतलब पहली गैस का प्रेशर निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। ये किसने समझाया, डाल्टन भाई साहब ने समझाया, ठीक है। याद रह जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं रह जाए तो क्या कर सकते हैं, दोबारा पढ़ लेना, वीडियो को बैक ले जाना, फिर से पढ़ लेना भाई। आगे चलते हैं, आगे का जो अगला आर्टिकल है वो है हमारा KTG। कौन जी, KTG।
पूरा नाम होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं इसको नॉर्मल बोलता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या बताती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? ये सिंपल सी बात करती है कि भैया आपने सारे लॉज डिस्कस कर लिए, अब आप ये देखो कि जो पार्टिकल है वो तो बहुत छोटे छोटे से हैं और वो टकराएंगे। बर्नौली ने इस पे बात की थी, उसके बाद क्लॉसियस एक साइंटिस्ट था, फिर बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस पे बात की, उस पर पॉस्टुलेट्स दिए। उन्होंने क्या कहा, जो गैस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, चाहे वो एटम्स के हों चाहे वो मॉलिक्यूल के हों। जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है पार्टिकल का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल काउंट की जाती है। उन पार्टिकल्स में रैंडम मोशन होगा जिसकी वजह से कोलिजन ऑन हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन हमेशा इलास्टिक होता है, मतलब नेट एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ये आइडियल कंडीशन है। दिस इज नथिंग बट आइडियल कंडीशन। फिर क्या कहता है, नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगला पॉइंट पोस्टुलेट में बोलता है वो कि जो प्रेशर है इट इज़ ड्यू टू द कोलिजन, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रेशर जनरेट होता है तो वो कोलिजन की वजह से होगा। और लास्ट पॉइंट कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आसानी से समझ सकते हो तुम कि अगर तुम भागने लग जाओ तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवाना शुरू करेगी, और अगर मॉलिक्यूल कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। सोचो, अगर तुम एनुअल एथलेटिक मीट में अपने हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो रेस कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी सांसें फूलनी शुरू होंगी या नहीं होंगी? नंबर 1, क्या टेम्परेचर अंदर फील करोगे, महसूस करोगे बढ़ता हुआ? नंबर 2, नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी भाई? मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ KTG। KTG के ये कुछ एक पोस्टुलेट्स थे। अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन की, जो होती है PV = 1/3 mNu²। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन किसी V वॉल्यूम के अंदर। M मास है मॉलिक्यूल का, और U जो है वो RMS स्पीड है। RMS स्पीड क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड कह लो चाहे वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अब अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि E मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 हाफ mv² लिखता हूँ, इस m को मैं m × n करके लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो E = 1/2 mNu²। पिछली इक्वेशन में PV = 1/3 mNu²। क्या मैं PV को 1/3 की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, 2/3 × 1/2? तो 1/2 mNu² ये रहा, तो इस E की वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। तो PV = 2/3 × E, और PV is what? PV = RT होता है। कैसे होता है? PV = nRT, n की वैल्यू 1, तो PV = RT। तो इस PV की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा? RT। RT = 2/3 EK। अगर मुझे EK निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? 3/2 RT। ये तो मेरा कांस्टेंट बनेगा ही बनेगा, हाँ या ना? तो मेरा जो EK है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा? एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 मोल कर देता हूँ, तो मेरा जो EK है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई? सॉरी, टेम्परेचर के। एक और चीज़ देखो, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुकी है यहाँ से, और काइनेटिक एनर्जी U² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है। कैसे? KE = हाफ mU² या mv² लिखते थे आप। तो क्या मैं टेम्परेचर और U के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ? चेक करो ये रिलेशन आएगा या नहीं आएगा। वापस से इस डेरिवेशन को देखो, 5 सेकंड दे रहा हूँ, चेक करो जल्दी से, शाबाश। एक एक स्टेप को, ये वाली स्टेप फिर से देखो ध्यान से, करो चेक, वेरी गुड। अब इस इक्वेशन से जो हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन बनी, ठीक है, वैल्यू बनी, उससे हम बॉयल्स लॉ भी निकाल सकते हैं और चार्ल्स लॉ भी निकाल सकते हैं। कैसे? मुझे ये पता है हाफ mv² जो है वो 3/2 KT के बराबर होता है। पीछे ही पढ़ के आया हूँ मैं, यहाँ कहीं ऐसा कुछ पढ़ के आया हूँ, देखो ये रहा सामने लिखा हुआ है बोर्ड में। तो हाफ mv² = 3/2 KT। PV की वैल्यू क्या होती है? 1/3 mNu²। P क्या हो जाएगा? 2/3 × 1/2, V को मैं ले गया नीचे, n/v mu²। और अगर मैं ये सब कुछ कांस्टेंट हटा देता हूं तो मेरा P किसके रिलेशन में आ जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और यही तो होता है मेरा क्या होता है भाई? सोचो, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ के लिए क्या करेंगे हम? PV = 2/3 EK आ चुका था।
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर में पुट कर दिया, PV इज इक्वल्स टू 2/3T, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर P को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यही था मेरा चार्ल्स लॉ। अब बात करते हैं मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉलिक्यूलर स्पीड, किसकी, ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, जहां पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, ये काम की वैल्यूज तो ये हैं, पर एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल ने ये कहा कि जिस टाइम पे भी मोशन होगा वहां कोलिजन होगा, जब भी मोशन होगा वहां पर कोलिजन होगा, और जैसे जैसे कोलिजन होगा वॉल के कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल है उस पर चीजें टकराएंगी, और उससे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनकी स्पीड सेम नहीं होगी, उनकी स्पीड वेरी करेगी। कोलिजन की वजह से स्पीड क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। और उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला जिसमें उसने ये कहा कि भाई फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल एक तरफ लूंगा मैं कर्व में, और एक तरफ मैं मॉलिक्यूलर स्पीड लूंगा और वो वेरी करेगी। जो पीक मैक्सिमम आएगी उसको उसने बोल दिया एमपीएस। एमपीएस क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसने इसको बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और यहीं से उसने अपने कंसेप्ट को आगे बताना शुरू किया। कैसे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर थे, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद वेरी लो और वेरी हाई स्पीड और वेरी स्मॉल, यानी कि जिनकी बहुत कम स्पीड है या जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, जिनकी बहुत कम स्पीड है, जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, उन सब का फ्रैक्शन बहुत कम है। जिनकी स्पीड नॉर्मल है वो एक पीक पकड़ लेंगे और उस पीक को उसने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। The maximum fraction of the molecule possesses a speed that is called as most probable speed। ये most probable speed का कंसेप्ट है। अब उसने 3 वर्ड बनाए, एक तो most probable speed, एक एवरेज स्पीड, एक स्क्वायर मीन और रूट करने पर RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और उसके रिलेशन हमको याद रखने हैं बच्चे कि most probable speed होता है अंडर द रूट 2RT/m, 8RT/m और 8RT/m का रूट और रूट 3RT/m। अगर हम इसके रेशो पे आए, ये क्वेश्चन नीट में आता है, रेशो पूछता है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, आरएमएस का और एवरेज का। तो क्या होता है 1:1.28:1.22। अब इसकी ट्रिक बना रखी है बेटा मैंने, MAR, मार। अब देखो ध्यान से, एक बार 2 को 8 ने 2-2 मारे, ध्यान से देखना। अब जो सर्कल करूंगा उसको ध्यान से देखना। एक बार 2 को 8 लोगों ने 2-2 मारे, MAR, मारे। M मतलब मोस्ट प्रोबेबल, A मतलब एवरेज और R मतलब RMS स्पीड। वापस देख लो ट्रिक, एक बार 2 जनों को 8 लोगों ने 2-2 मारे। अब क्या मारे वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, थप्पड़ मारे, डंडे मारे, बैट मारा, स्टिक मारी, बेसबॉल की स्टिक मारी, जो तुम्हारा मन करे। लेकिन ट्रिक दिमाग में रखना कि एक बार 2 जनों को 8 लोगों ने 2-2 मारे। क्लियर, उससे तुम्हारा ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, पक्की बात है। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व था बेटा। फिर कंसेप्ट आता है रियल गैस का। अब रियल गैस का कंसेप्ट क्या कहता है यार, रियल गैस का कंसेप्ट ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल तो है ही नहीं, उसमें डेविएशंस तो होंगी। और वो डेविएशन को उसने ग्राफ बना के दिखाई। अगर केवल हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो आइडियल केस में ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, पर ये ग्राफ आया कैसा है, इस तरीके का है। तो ये जो डेविएशन आई है ये किस वजह से आई है, इसकी बात करनी है। हमेशा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर इज द कंडीशन जहां पर कोई भी रियल गैस किस में कन्वर्ट होगी, आइडियल गैस में। और आइडियल गैस के लिए एक वर्ड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसकी वैल्यू आती है 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कुछ नहीं होता, PV/nRT, मतलब PV और nRT का जो रेशो है उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कह दिया जाता है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसको नेगेटिव डेविएशन मानेंगे, और अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो पॉजिटिव डेविएशन मानेंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। और यहां क्या होगी, गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। दिस इज द पॉइंट। तो अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि भैया डेविएशन आया क्यों, इसका कॉज क्या है। तो इसके 2 कॉज थे। वो 2 कॉज क्या है बेटा,
एक तो जो वॉल्यूम है वो मैटर करेगी। हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी थी आइडियल गैस के लिए, तो उसने ये कह दिया था कि भाई वॉल्यूम तो है वो नेग्लिजिबल होगी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नेग्लिजिबल होगी। यहाँ पर दोनों ही बात को क्या बोल दिया उसने कि वॉल्यूम भी मैटर करेगी और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी। और फिर उसने जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV = nRT, उसमें प्रेशर में तो कोई चीज़ जोड़ दी और वॉल्यूम से कोई चीज़ डिक्रीज कर दी। क्या कर दिया, P + AN² / V² को तो जोड़ दिया, यानी कि A/V² को, और वॉल्यूम में से कुछ घटा दिया। क्या घटा दिया, NB घटा दिया। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करता तो क्या आता, P + A/V², V - B = RT if n = 1। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर A और B क्या है बेटा, दो कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट। A क्या करता है, A करता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी A की उतना जल्दी लिक्विफिकेशन हो जाएगा, जो हमारा अगला आर्टिकल है। और B क्या करता है, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम को चेक करता है, वो वॉल्यूम जो कंप्रेस नहीं हो सकी। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, क्वेश्चन ये आता है कि इनकी यूनिट्स क्या हैं, तो निकाल सकते हैं। अगर P' मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल में, तो AN² / V² लिख सकता हूँ। AN² / V², प्रेशर यूनिट होती है ATM, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर का स्क्वायर, और N की होती है मोल्स, तो ATM L/m। इसकी डायमेंशन खुद निकाल के देख लेना एक बार, खुद डायमेंशन ट्राई करके देखना बेटा। और दूसरा है हमारे पास V = NB, ये था हमारे पास। तो V जो है उसकी लीटर होती है और N क्या है, मोल, तो B की यूनिट क्या आ जाएगी, लीटर/मोल। नेक्स्ट आर्टिकल इज योर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है वो हम इस चैप्टर के एंडिंग स्टेज पे ही है बेटा। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है, कोई भी गैस जो लिक्विफाई कर जाएगी, कब करेगी, जब उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर का, पार्टिकल पास आना शुरू हो जाएंगे और टेम्परेचर को कम कर दो तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, पार्टिकल पास आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो तब जाकर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड होना शुरू हो जाएगा। एंड the temperature above which this type of liquefaction take place is called as critical temperature। जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है, जिस टेम्परेचर के हल्का सा ऊपर ये काम होता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बेटा जी, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मिनिमम, या इसको वैसे बोल सकते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। जिस टेम्परेचर के बाद में गैस लिक्विफाई ना हो पाए, हाउएवर हाई प्रेशर में भी, चाहे हम हाई प्रेशर लगा दें, द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। जिस टेम्परेचर से ऊपर गैस लिक्विफाई ना हो पाए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल प्रेशर भी बोल सकते हो, TP। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई, वो कम से कम प्रेशर जो चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए। वॉल्यूम क्या होगी, वो मिनिमम वॉल्यूम जो गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज़रूरी होती है। अब सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि भैया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी लिक्विफिकेशन कम हो जाएगी, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब आते हैं हम अगले आर्टिकल पर, वो है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बेटा मैं ये नहीं बताऊंगा कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है, शेप चेंज हो जाती है, डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कंपैरेटिवली कम होती है, पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, कंप्रेस हो सकता है थोड़ा बहुत, या डिफ्यूजन होता है। ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। पढ़ के तो खैर हम इवेपोरेशन को भी आए हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है कि किसी भी लिक्विड का गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये चीज़ कन्वर्जन में आ जाती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एपोरेशन स्पीडली हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, द ईज ऑफ एपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल ईथर इवेपोरेट मोर रैपिडली। देखो जो जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें उतना ही कम इंटरेक्शन रही होगी, तो जिसकी इंटरेक्शन कम होगी वो जल्दी कन्वर्ट होगा, जिसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी वो लेट कन्वर्ट होगा। सरफेस एरिया, एक तो मैं कपड़े को ऐसे सुखाऊँ ऐसे, और एक मैं कपड़े को ऐसे सुखाऊँ खोल के, तो ये जल्दी सूखेगा, इवेपोरेशन की स्पीड तेज हो जाएगी। एक वर्ड आएगा बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहती है कि एक मोल है गिवन लिक्विड का किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और हमको हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट दैट।
हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट, इवेपोरेशन करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है बेटा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। एट गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर वेपर जो इक्विलिब्रियम में प्रेशर लगाता है लिक्विड पर, उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड, लिक्विड के साथ जो इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे कहा जाता है बेटा वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोल दो। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन द नेचर। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल जल्दी से निकल जाएंगे बाहर, तो जो इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। Therefore, the vapor pressure of liquid provide an indication of the magnitude of the intermolecular force. अगर आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जिसका ऐसा वेपर बन रहे हैं जो बहुत वीक है, मतलब when an intermolecular force is very weak मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस समय the equilibrium vapor pressure is high. इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इससे हमको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। द हायर वेपर प्रेशर, किसी का भी हायर वेपर प्रेशर है वो कब होगा? जब उसमें इंटरेक्शन वीक होंगी। इंटरेक्शन वीक होंगी तो वेपर प्रेशर हाई होगा। बस। अगली चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि पार्टिकल टकराने लग जाएंगे, टकरा के और वो निकलना शुरू कर देंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल विल स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सिंपल है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बेटा बॉइलिंग के बारे में। एक और काम दूंगा घर से तुम्हें, जो है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। इसका डिफरेंस तुम्हें खुद पता करना है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, मैं एक बता देता हूँ बस, इसके लिए टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। बॉइलिंग होती क्या है? हम जनरली क्या कह देते हैं बॉइलिंग को कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, उसको बॉइलिंग कहते हैं। नहीं, एग्जैक्टली बॉइलिंग होती है बेटा द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको कहा जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिपेंड ऑन द प्रेशर, ठीक है। मैं सिंपल अगर कर दूं तो ये कह सकता हूं कि 1 atm प्रेशर पर, 1 atm प्रेशर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बराबर अगर लिक्विड का प्रेशर आ जाएगा तो वो बॉयल हो चुका होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग डज नॉट अकर व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन क्लोज कंटेनर। ऑन हीटिंग कंटिन्यूअसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेस और वहाँ पे कंडेंसेशन आना शुरू हो जाता है। ये मैं कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना आज तुम। इसके अंदर आसान आर्टिकल है ये, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन होती है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ acting perpendicular to the tangential line, ठीक है, on the surface। the force per unit length कब? जो परपेंडिकुलर लग रही है, कहाँ? सरफेस पर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन मीटर इनवर्स। इसके कंसीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है बेटा। जो आपके पास सरफेस टेंशन है टेम्परेचर के बढ़ने पे तो कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन इंक्रीज इफ टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पार्टिकल फैल जाएंगे, दूर चले जाएंगे। जो स्फेरिकल शेप है ड्रॉप्स की, वो हमेशा सरफेस टेंशन की वजह से होती है। क्यों होती है? The liquid drop are nearly spherical in shape because surface tension try to decrease the surface area of the liquid to the minimum, ताकि surface area को minimum किया जा सके। और हमें ये पता है since the sphere has minimum surface area, surface area जो sphere का है वो minimum होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए इसी वजह से जो droplets होती हैं वो कैसी होती हैं? शेप में स्फेरिकल होती हैं बेटा। नेक्स्ट इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या कहलाता है?
इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना। जब एक एंड है कैपिलरी का, उसको हम लिक्विड में डाल देते हैं और दूसरे से वो राइज होना शुरू हो जाए, इस तरीके से कोई डायग्राम आएगा इसके अंदर, और कैपिलरी एक्शन में राइज अप, ये लिक्विड ले लिया मैंने पूरा का पूरा, डालने लगा और ये राइज होना शुरू हो जाए, इस लिक्विड को यहाँ से राइज अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको कहा जाता है बेटा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जैसे हम किसी चीज़ को सक करते हैं तो वो नीचे से ऊपर की साइड जाती है, दैट इज नथिंग बट द कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट इज लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट एंड दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, लिक्विड का फ्रिक्शनल फोर्स। लिक्विड के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये है। क्या होता है इसके अंदर? बहुत सिंपल सी बात की, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी के अपॉन में लेंथ कर देते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से देखूं तो F इज इक्वल्स टू ईटा ए डी एक्स या ए मल्टीप्लाई डी वी बाई डी एक्स। ईटा क्या है? एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है आपके पास ईटा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तुमसे कि इस ईटा की वैल्यू निकालो तो क्या होगी? ईटा इज इक्वल्स टू, कैसे निकाल दोगे भाई? ईटा के लिए तुम क्या लिख दोगे? तुम लिखोगे F अपॉन ए मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वी। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिख लिया हमने, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पॉइज। कैसे आती है देख लो, ईटा इज इक्वल्स टू, ईटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं फोर्स की यूनिट बात करूं CGS में तो होती है डाइन, लेंथ की सेंटीमीटर, वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकंड और एरिया की सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड, और ये जो है इसको कहा जाता है पॉइज। दिस इज नोन एज पॉइज। 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 1 पॉइज इसके बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने थ्योरेटिकली इस यूनिट को कवर कर लिया है। इसके बाद हमें इस यूनिट को न्यूमेरिक पोर्शन पे सीखना है, लेकिन बहुत अच्छे से इस रिकॉर्डिंग को सुनना, आराम से करना, और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। सो दिस इज़ योर केमिस्ट्री के सर अभिषेक सेइंग टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ना बेटा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती, हम पढ़ना देरी से शुरू करते हैं। और इस वीडियो को तुम देखो, फिर से देखो, तुम चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को लाइक करो या ना करो, पर एक काम ज़रूर करना कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हो, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तुम्हारे अलावा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है चीज़ें, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस तक भी एक अच्छा कंटेंट पहुँचे, उस तक भी एक प्रॉपर वे में चीज़ें पहुँचे, तो तुम इस वीडियो को चाहे किसी एक बच्चे के पास या 2 बच्चों के पास शेयर ज़रूर करना यार। क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से पढ़ के जो बच्चा पढ़ सकता है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है या टीचर ठीक से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी चैलेंजेस हैं, उसके मन में ये ना रहे कि यार मैं वहाँ पढ़ता तो मैं इतना अच्छा पढ़ लेता। तो मेरी तुमसे बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कह लो, एडवाइस कह लो, सजेशन कह लो या हक कह लो, ये रहेगा भाई कि इसे कम से कम एक स्टूडेंट के पास, 1-2 बच्चों के पास ज़रूर भेजना, ताकि वो इससे बेनिफिट ले सके। आसान चैप्टर था बहुत, ये हम आराम से कंप्लीट करेंगे। फिर से इसे देखना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।